जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन मौजूद हैं। आज की 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इस्लामाबाद में डॉक्टरों को बुरे तरीके से पुलिस ने मारा है और आज इस पे हम बात भी करेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है पाकिस्तान के लोगों की ठुकाई करने के लिए आई हुई है? एक लंबी तफसील है, डिटेल है, आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पे किस किस को मारा गया और कब मारा गया है। और दूसरी जो खबर है वो, हाँ, जैसा कल हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली है डीएचए के केस के हवाले से। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि डीएचए का भी ऑडिट किया जाए। और बहुत सारी यहाँ पे होली काउज बन गई थी जो ऑडिट नहीं कराना चाहती थी, हाँ, उनके खिलाफ भी हुक्म दिया गया है कि आप अपना ऑडिट करवाएं। और तीसरी जो खबर है वो नवाज शरीफ साहब की है कि उन्होंने ये मान लिया है कि आखिर कि उनकी हुकूमत में भी कुछ स्कैंडल मौजूद है। अब तक हम सुनते आए थे नवाज शरीफ साहब हूं या इनके वुज़रा सब कहते थे कि हमारा कोई स्कैंडल नहीं है। और वो जो स्कैंडल है नंदीपुर का है, आज उसकी भी आपके साथ डिटेल्स कुछ हम शेयर करेंगे। और जो बड़ी एक स्टोरी डेवलप हो रही है, और हमने शाहीन सबाई साहब को अमेरिका से स्पेशली लिया है और कराची से भी हम लेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ होंगे, बड़े साफ़ी हैं दोनों, उनसे बात करेंगे। वो डॉक्टर आसिम हुसैन की तफ्तीश के हवाले से बहुत सारी कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये नई चीजें अभी आना शुरू हुई हैं। शाहीन सबाई साहब ने 2-3 दिन पहले ट्विटर और फेसबुक पे कुछ ये ओमनी ग्रुप के हवाले से तफसीलात शेयर करनी शुरू की थी। आज उनसे भी पूछेंगे कि क्या इसकी इनसाइड स्टोरी है और डॉक्टर आसिम का केस जो है वो किस तरफ जा रहा है और मजीद कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। या आमिर साहब, आप ये डेवलपिंग स्टोरी तो यही है जो अभी सामने आ रही है कि उसमें कुछ डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो हैं वो कहते हैं, माफिया की जबान में कहते हैं टू सिंग समथिंग। वो जब आपको मुलजिम पकड़े जाते हैं तो उन्होंने तो रेंजर्स की मेज़बानी में बोलना शुरू कर दिया है। और शाहीन सबाई साहब तो 2-3 दिन पहले ही कुछ ना कुछ बता रहे थे, सोशल मीडिया पे ओमनी ग्रुप का नाम आ रहा था। तो अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कोई मेरे लिए गैर मुतवक्के कोई उसमें अगर मुझे थोड़ा सा इजाजत में हल्का सा एक बात मैं पूरी करके आपसे पूछता हूँ कि जो जुल्फकार मिर्जा साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब के डॉक्टर जरदारी साहब जो हैं उनके फलां 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 साहबान जो हैं वो सिंध की लूट मार में बाकायदा शामिल हैं। तो डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने उसका नाम बता दिया है कि ये जो ग्रुप ऑफ ये गैंग्स ऑफ 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जो ओमनी ग्रुप का नाम सामने आया है। और जिस पे अगरचे रेंजर्स का जो अभी एक प्रेस रिलीज हमारे सामने आया है और हम भी देख रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं रेंजर्स की इस तरह की कोई रिपोर्ट ना कोई जारी हुई है, ना किसी को लीक हुई है, ना हमने किसी को दी है। तो अभी तक कोई ऐसा वो उसको ऑफिशियली कंफर्म तो रेंजर्स नहीं कर रहे। तो लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं कोई इसमें नई बातें नहीं है। लोगों को जुल्फकार मिर्जा के मुंह से वो सारी बातें ऑलरेडी वो सुन चुके हैं। हाँ, 1-2 नई बातें हैं जो बिलावल के हवाले से उन्होंने की हैं, उनकी कोई अपनी कोई उनके नफ्सियाती इश्यूज के हवाले से। तो अदरवाइज तो ये सारी बातें जुल्फकार मिर्जा कर चुके हैं। जी सर। नई बात जो मार्केट में चल रही है वो ये भी चल रही है कि ऐसे भी कुछ इकदाम होते रहे, क्रिमिनल ऑफेंसेस होते रहे हैं जिसकी एलिबाइज, फॉर एग्जांपल कराची में कोई बंदा कत्ल हो गया है एंड जिसने बंदे ने कत्ल किया है उस वक्त वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। तो इस तरह के भी कुछ शवायद आए इन लाइन्स पे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट तो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस और उनके ताने बाने जो आसिम जरदारी से हैं वो मेन लिंक है। और उसके लेटेस्ट जो है ओमनी ग्रुप के हवाले से जो आ रही है, शाहीन साहब से पूछते हैं। उनके बाद मेरा ख्याल हमारे साथ ज्यादा डिटेल बहुत बड़े टॉप के हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं। शाहीन सबाई साहब भी हैं, अमेरिका से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, और कराची से बहुत बड़ा नाम है सहाफत में, नज़ीर लगारी साहब का, वो भी हमारे साथ हैं। आप जरा कोई थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मेरे लिए तो इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि मैं जुल्फकार मिर्जा साहब का कोई प्रोग्राम होगा, शायद उन्होंने खुद भी अपने प्रोग्राम इतने नहीं देखे होंगे जितने मैंने उनके बड़े गौर से और तवज्जो से सुने हैं। आप जरा कोई रोशनी डालिएगा कि ये जो ओमनी ग्रुप का नाम आ रहा है, आप 2-4 रोज पहले से इस पर रोला डाले हुए थे, कुछ जरा बताएंगे कि ये क्या कहानी है जो अब सामने आ रही है ओमनी ग्रुप की और इससे रिलेटेड जो लोग हैं। जी राहुल साहब, ये ओमनी ग्रुप जो है ये जरदारी साहब के एक बहुत ही करीबी दोस्त अनवर मजीद साहब का नाम सबने सुना है। और कुछ दिन पहले शायद आप ही के चैनल ने रिपोर्ट भी किया था कि उनके रेड वारंट भी इशू हो चुके हैं और वो पाकिस्तान से गायब जा चुके हैं। उनका ग्रुप है, ये इंडस्ट्रीज का ग्रुप है, ओमनी ग्रुप उसका नाम है जी। और उनकी बड़ी बड़ी मतलब इंडस्ट्रीज है, मेनली जो है उनकी जनाब शुगर मिल्स है, पावर में है, वो अपने एविएशन में, क्योंकि ये अनवर मजीद साहब जो है ये शायद पीआईए में है और पायलट भी शायद रहे पीआईए के। तो इनका एविएशन से भी बड़ा ताल्लुक है। तो मगर मेनली जो है उनकी अंसारी शुगर मिल, खोजगी शुगर मिल, न्यू दादू शुगर मिल और सारी चैम्बर शुगर मिल, बड़ा नहीं अल्लाह टंडू वाला शुगर मिल, बेशुमार शुगर मिल गए। और शुगर मिल थे ये शुगर के किंग आप उनको कहें, जो भी कहें टाइकून कहें, वो है। और जरदारी साहब
जैसे जुल्फकार नजर साहब का आप कह रहे थे, वो तो बार बार नाम ले चुके हैं कि जी ये सब हैंडलिंग करते थे, अनवर मजीद साहब करते थे। ये उनका ग्रुप है, ओमनी ग्रुप, जिसका के नाम एक रिपोर्ट में आया है अभी, जो कि आमिर अपना डॉक्टर आसिम के हवाले से चल रही है। लेकिन आज जैसा अभी आपने कहा कि रेंजर्स ने कहा कि हमने कोई रिपोर्ट जारी नहीं की, अनऑफिशियल है वो, अनऑथेंटिकेटेड है, लेकिन उसमें उनका नाम लिया गया। तो जुल्फकार मिर्जा पहले भी ले चुके हैं। तो ये अब तालिबान जो है ये अब आस्ता आस्ता खोल रहे हैं कि ये किस तरीके से ये ऑपरेशन होता था, कौन करता था, कौन कौन लिंक थे, कहाँ लिंक थे, ये सब बातें अब आस्ता आस्ता आ रही हैं। अच्छा, मैं जरा इनको नज़ीर लगारी साहब को गुफ्तगू में जरा शामिल करते। साहब, आप कराची बैठे हुए हैं, आज के नहीं बैठे हुए, बड़े अरसे से वहीं पे मौजूद हैं, सियासत पे बड़ी गहरी आंख है, और आप इसको नॉन पार्टीजियन आपका स्टाइल है, जो सारे हम लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर आसिम के जो उनके इंकशाफात की कुछ चीज़ें सामने आ रहे हैं, कुछ 2-4 चैनल्स ने उसमें दावे किए हैं और ये बता रहे हैं कि डॉक्टर आसिम जो हैं उन्होंने अंदरूनी कहानी आखिर बताना शुरू कर दी है, और वही कहते हैं उसके यूजुअल जो सस्पेक्ट्स हैं वही लोग हैं जिनका नाम जुल्फकार मिर्जा साहब ले रहे हैं। आप इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं कि वाकई इसमें सच्चाई हो सकती है? आसिम साहब ने ये चीजें बताई होंगी। जब तक सारी बातें सामने नहीं आ जाएंगी कतई तौर पर आप कुछ नहीं कह सकेंगे। एक तो ये कि सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने हों और हम देख कर कहें कि जी ये वही बात है जो उससे पहले जुल्फकार मिर्जा ने कही, यही बात है जो रेंजर्स की तरफ से कही गई, यही बात है जो डॉक्टर शायद मसूद कहते हैं, यही बात है जो दूसरे लोग कहते रहते हैं। उस वक्त तक जब तक ये पूरी बात सामने आई, हाँ ठीक है कि जो आदमी रेंजर्स की तहवील में है और 3 महीने के रिमांड पर है, उससे किसी भी कहानी की तवक्को की जा सकती है और वो किसी भी किस्म की कहानी कह सकता है। आप सर कराची में बैठे हैं, बड़े मन्ने और बड़े सहाफी समझे जाते हैं, इनसाइड स्टोरीज हैं, आपका ख्याल है कि ये सिर्फ कुछ दबाव का नतीजा है? ये पहले कहानियां सर्कुलेट नहीं कर रही थी कराची में? आपको, मुझे, शाहीन साहब या डॉक्टर शाहिद मसूद, आमिर मतीन साहब या और बहुत सारे हमारे सहाफी दोस्त हैं, ये सारी गुफ्तगू तो पहले हो रही थी, रिपोर्ट भी हो रही थी कि कराची के हद तक क्या कुछ हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आजाद तौर पर, आजादाना तौर पर आप कोई और बात कह रहे हैं और आप बिल्कुल आजाद आदमी हैं। शाहीन साहब बैठे हैं अमेरिका में और बिल्कुल आजाद आदमी हैं और एक नुक्ते नजर सर आप भी आजाद आदमी हैं, कोई बेड़े आपको भी नहीं पड़ी हुई लगारी साहब, आप भी आजाद आदमी हैं सर, माशाल्लाह। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे आदमी के हवाले से जो वहां पर है, तहवील में है और इन्वेस्टिगेशन जिसकी हो रही है, उसकी तरफ से जो बातें आ रही हैं, तो फिर मैं वो कहूंगा ना कि ये सोर्स क्या रेंजर्स ने ये सारी बातें बाहर निकाली हैं या किसी और ने खोज कर निकाली है? क्या रेंजर्स का सिस्टम ऐसा है कि हम लीक करके उससे निकाल रहे हैं? मीठाराम हॉस्टल के अंदर जो है किसी कमरे में वो पड़ा हुआ है बंदा, अब वहां से निकल कर जो बात आ रही है, क्या रेंजर्स वो सोर्स कर रही है या चीजें किस तरह से सामने आ रही हैं? उसके हवाले से जो भी बात कही जाएगी मैं उसको इस तरह से कतई तौर पर नहीं कहूंगा। जो आप कहेंगे, आपकी आजादाना रहे और इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप किसी चीज के बारे में थॉरली जानते हैं, फिर आप वो बात कर रहे होते हैं। मैं एक ऐसी बात, ये बात ठीक है कि बहुत सी चीजें सामने आने वाली हैं, ये बात बहुत सी चीजें बहुत गड़बड़ हुई है, ये सारी बातें मौजूद हैं, लेकिन मैं उनके हवाले से आने वाली बात उस वक्त तक कैसे मान लूंगा जब तक वो सामने हमारे सामने एक खुली उसकी तरह नहीं आएगी, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह नहीं होगी। वो इस वक्त मीठाराम हॉस्टल के अंदर एक कमरे के अंदर कहीं तफ्तीश में है और उनके हाथ से निकल कर बात आ रही है, तो इस बात को अभी तक मैं उस तरह से ऑथेंटिकेटेड कैसे मान लूंगा? वो तो वही है ना, मैं कहता कलामी माफ, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ये इनको आसिम साहब को जो पकड़ा हुआ है वो फिलहाल एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर पकड़ा हुआ है, दहशतगर्दी के लिए जो कानून है। अब ये जो इसका दायरा इख्तियार हम सुन रहे हैं कि जनाब ये करप्शन के खिलाफ एक नेशनल कैंपेन बन जानी है, और ये इसका ये बताएं कि एटीए के तहत ये किस हद तक जो है ना, इसको ये जो पूरे मुल्क में एक डिमांड भी नजर आती है, क्लेमर भी है, मीडिया की तरफ से भी है, तो ये कोई नए कानून बनाने पड़ेंगे, कोई नया एक कंसेंसस करना पड़ेगा अगर इस कैंपेन को बढ़ाना है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पिछले 10, 15, 20 साल से नहीं बल्कि बड़े अरसे से बड़ी लूट मार हुई है और अंधी लूट मार हुई है, और अंधी लूट मार में बहुत से फरीक हैं, वहां चंद एक लोग फरीक नहीं है, और उस लूट मार में जो है वो बहुत बड़े मुतबरक इदारे शामिल हैं और उन्होंने अपने हाथ से बांटे हैं, ये सारा कुछ आपके इल्म में है।
ये होता रहा है। और अगर इसका एहतसाब करना है तो सिलेक्टेड नहीं होगा, आपको एक बड़ा इदारा बनाना पड़ेगा और जो हर तरह के असर से पाक हो, जो हर तरह के दबाव से पाक हो, और वो बिल्कुल उसका इंटेंशन ये हो और उसको मैंडेट ये हो कि जी उसने एहतसाब करना है और उसने पूरे तौर पर हर चीज को अच्छी तरह से देखकर और फिर एक ऐसा एहतसाब करना है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और नजर आए कि ठीक है ये शख्स। मैं जरा लगारी साहब अगर मुझे इजाजत दें, मैं शाहीन साहब से ये सवाल आपको आगे लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। शाहीन साहब, जो लगारी साहब बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाए जो आके कहते हैं क्रॉस द बोर्ड इनकी अकाउंटेबिलिटी करे, लेकिन हमने माजी में देखे कि जो भी इदारा बना है वो तो खुद करप्ट होकर रह गया है। वो तो जो इदारे का काम था, नैब को देख लें, एफआईए को देख लें, एंटी करप्शन को देख लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देख लें, जो वॉच डॉग से हम समझते थे इन पे हाथ रखेंगे। इवन किसी हद तक मीडिया को भी कह सकते हैं, हम भी कोलैबोरेशन करते रहे हैं इन सियासतदानों को, एक्ट ऑफ कमीशन कमीशन को हम भी छुपाते रहे। तो फिर तो बात तो वही है, तो फरिश्ते तो आने नहीं है। जिस भी हम जो भी नया इदारा बनाते हैं कुछ अरसे बाद वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है और वो मिल जाता है, चोरों डाकुओं का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर देता है। और फरिश्ते शाहीन साहब अगर बनाए तो हमें एतराज होता है, दूसरे जो है बनाते नहीं है, तो क्या करें हम? सुने, बात यह है कि ये बिल्कुल सही है कि जितने भी इदारे हैं हमारे ये पोलिटिसाइज हैं और पोलिटिसाइज इनको जानबूझ के पॉलिटिशियन ने किया है। हमारे कुछ फौजियों ने भी पहले जो अपने दौरों में किया है। मगर अभी देखिए कल परसों आर्मी चीफ ने जो तकरीर की है बहुत बड़ी, आपने फंक्शन देखा, उसमें उन्होंने एक बात की कि हर इदारे को अब अपना काम करना चाहिए और उसके बगैर ये नेशनल एक्शन प्लान जो है ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर इदारे को वो कह रहे हैं कि जी आप अब पोलिटिसाइज ना हो, आप प्रेशर ना लें, आप अपना काम करें। और हमने देखा है कि नैब और एफआईए वगैरह और ये रेंजर्स सारे ये काफी कुछ दिन पहले तक ये बिल्कुल छोड़े हुए थे सारे के सारे, और अब ये सारे इतने एक्शन में आए हुए हैं और लोग खुद गवर्नमेंट परेशान है। खुद सिंध गवर्नमेंट तो बार बार चीफ मिनिस्टर बार बार कहते थे कि इनको किसने टीका लगा दिया, क्या हो गया, ये कैसे एक्शन में आ गए। तो ये कोई ना कोई तो इनको यदि सपोर्ट करेगा तो ये लोग खड़े होंगे, पोलिटिसाइजेशन होना जरूरी है। लगारी साहब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो अभी आप बात कर रहे थे ओमनी ग्रुप की, बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज उनकी अपनी ही वेबसाइट पे लगी हुई है, जो ओमनी ग्रुप की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, और उससे आप अंदाजा लगा लें कि वो क्या किस किस्म के लोग हैं। उन्होंने अपनी एक वैल्यूज लिखा है कि हमारी वैल्यूज क्या है, और उसमें जो नंबर 2 पॉइंट है उसका वो आप पढ़ना है और उसके बाद कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो लिखता है कि रूल्स आर जनरल गाइडलाइंस। बस रूल जो है वो सिर्फ गाइडलाइंस है, उससे आगे आप ना जाए और उसके बाद जो मर्जी वो करना करे, रूल की कोई हैसियत है या नहीं है वो आप छोड़ दें। तो ये अब मामलात खोल रहे हैं। नजीर लगानी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ऑफिशियली अभी कुछ नहीं आया, तर्जुमान ने बल्कि ये भी कुछ डिनाई भी किया है कि कुछ चैनल जो है वो गलत खबरें दे रहे हैं या ना करें, लेकिन ये सब चीजें आएंगी क्योंकि जब इंटरोगेशन हो रही है और वो कहते हैं कि जी हम इंटरोगेशन के रिजल्ट बताएंगे तो फिर आएगा सारा कुछ सामने। शाहीन साहब, मैं जरा लगारी साहब से इसी से रिलेटेड आपका सवाल थोड़ा सा डिफरेंट रिफ्रेज करता हूँ। लगारी साहब, हमने देखा कि आमिर खान को इन्होंने 9-0 से रेंजर्स ने पकड़ा और बड़े उन्होंने वहां पे बड़े एक फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया, मुंह पे उन्होंने ढाबे उन्होंने लगाए हुए हैं, एक बहुत सारा पैनिक क्रिएट हुआ, लड़ाई झगड़े और सारा पता है आपको। अदालत में पेश हुए, वहां से उन्होंने 90 दिन के लिए ले लिया और 90 दिन के बाद उन्होंने आमिर खान साहब को उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए और आजकल सुना है वो शायद हज करने या उसके लिए गए, उम्रे के लिए जा रहे हैं या हज के लिए जा रहे हैं। तो ये तवक्को की जा सकती है रेंजर्स का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखते हुए कि 90 रोज के बाद फिर यही डॉक्टर आसिम साहब जो हैं वो हज पे चले जाएं, अगला हज वो फरमाएं, ये तवक्को रखें हम जरा उनसे रेंजर से। देखिए जेआईटी हुई, उसकी जहाँ 300 आदमी मारे गए थे फैक्ट्री में, वहाँ की जेआईटी हुई, फिर जेआईटी में जिसको आपने मरकजी आदमी जाहिर किया उसकी बेल होगी, वो बाहर हो गया। अजमल पहाड़ी को पकड़ा है कि जी 100, 150, 200 पता नहीं कितने आदमी मारे, और उसके बाद जेआईटी हुई, जेआईटी के बाद सब कुछ सामने कर दिया गया, फिर उसके बाद वो छोड़ दिया गया।
उसके बाद बेशुमार और लोग हैं जिनकी JIT आती है और पता चलता है कि जी इसमें सारे के सारे इदारों ने, और जो जब JIT बनती है तो उसमें ISI बैठी होती है, IMI बैठी होती है, रेंजर्स बैठी होती है, पुलिस बैठी होती है, सारे बैठे होते हैं, तो सारे मिलकर वो तहकीकात कर रहे होते हैं, फिर अपनी रिपोर्ट दे रहे होते हैं और फिर लीक कर देते हैं, फिर बता देते हैं मीडिया को कि जी ये रिपोर्ट है, ये चला दो, वो चल जाती है। उसके बाद जब मामला होता है कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में बेल लेकर चले जाते हैं। आप आने दें 3 महीने, तो इनके पास है 3 महीने के बाद वो आएंगे कोर्ट में और कोर्ट में जाकर बेल लेंगे। नजीर लगारी साहब, आप हमें डरा रहे हैं, आप हमें खौफजदा कर रहे हैं। ये तो ये लग रहा है कि रेंजर जो है माज फेस सेविंग हो, ये तो वो हो रहा है सिंपली। मैं आपको क्या माइल्ड लफ्ज यूज करूं? बात कर रहे थे, आमिर खान की बात आप कर रहे थे। आमिर खान का तो कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गया था और आपने चलाया था, तमाम टीवी चैनलों ने चलाया था कि वो दिखा रहे थे कि जनाब उनकी तरफ से ये कन्फेशन आई है। कहाँ है वो कन्फेशन, किस तरफ से ली गई? तो ये तो मतलब ये है, मैंने ब्रेक पे जाने एक सवाल छोड़ के जाता हूँ, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इससे तो हमें ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आरिफ साहब को जो हिदायत वो नवाज शरीफ साहब या दूसरी पार्टीज को दे रहे हैं, एक अदद हिदायत तो रेंजर्स को भी देने की जरूरत है कि जनाब आप भी अपना काम पूरा करें। आप सबूत नहीं ला सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, इतनी हाइप क्रिएट करने की क्या जरूरत है? लोगों की तवक्कुआत आसमान पे ले जाते हैं, फिर 90 दिन बाद आप जमानत लेके चले जाते हैं और आप किसी को भी कुछ नहीं बताते। आमिर खान गिरफ्तार हुआ, रिहा कैसे हुआ, क्या इल्जाम थे, क्या सबूत है? अब आप बता रहे हैं ये खतरा ये डॉक्टर आसिम के साथ भी हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर साहब, इससे पहले कि मैं आज यहाँ डॉक्टरों की ठुकाई जो की है नवाज शरीफ हुकूमत ने, उस पर मैं आपका तबसरा भी लेता हूँ। और मुझे तो ये लगता है, आप प्लीज़ मुझे उस पर करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। मैंने एक सवाल पूछने पर नज़ीर लगारी साहब से फिर आप पे आता हूँ मैं, कि ये तो हुकूमत तो लगता है पाकिस्तान के लोगों को ठुकाई करनी है। ये हम आपसे डिटेल आपके पास भी हैं, बंदे भी मारे हैं और कोई आखिर पे डॉक्टर बच गए थे, वो भी इस्लामाबाद के। लाहौर वालों को तो ठुकाई हो चुकी थी डॉक्टरों की, यंग डॉक्टर्स का, आपको याद होगा। वो आपको डिटेल पूरी आपसे सुनते हूँ। एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझसे वो रुक नहीं रहा, मैं नज़ीर लगारी साहब से पूछ ले। तो लगारी साहब, आज कैरा साहब फरमाते हैं जी कि जनाब कि हमें जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जब आप, मैं, शाहीन साहब, आमिर साहब, बहुत सारे सहाफिन से बात करते थे तो ये नाराज हो जाते थे और आगे से लड़ते थे कि आप हमें लड़ाना चाहते हैं, 90s की पॉलिटिक्स वापस लाना चाहते हैं, आप जमहूरियत दुश्मन हैं, आप साशी हैं। बल्कि शाहीन साहब को तो याद होगा, इनसे लड़ पड़े थे सेनेटर अनवर बेग के घर पे। ये परवेज रशीद साहब लड़ पड़े थे जब इन्होंने उनसे कहा था कि हजूर आपने कुछ अकाउंटेबिलिटी करनी थी, तो उन्होंने शाहीन साहब को ताना दिया था अनवर बेग साहब के घर बैठे हुए परवेज रशीद साहब ने कि अगर आपको इतना शौक है अकाउंटेबिलिटी का, अपनी पार्टी बनाए, लोगों से जाएं, वोट लें और फिर आके कर लीजिएगा, आप हमें क्यों लड़ाना चाहते हैं? आज वो फरमाते हैं कि हमारी रिकंसिलिएशन की पॉलिसी गलत थी। एक तो इसमें थोड़ा कमेंट कर दें। प्लस पूरी की पूरी हुकूमत सिंध की वो दुबई पहुंच गई है। क्या खतरा है जरदारी साहब को वापसी पे गिरफ्तारी का, वो नहीं आ रहे? या इन्हें ये खतरा है कि जरदारी साहब यहां बैठते हैं तो इनकी गुफ्तगू टैप हो सकती है? ये क्या खौफ है कि जरदारी साहब अब पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे और तमाम की तमाम पार्टी जो है वहां चली गई है दुबई? एक तो ये कि जरदारी साहब यहाँ पर अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं, जनरली महफूज नहीं समझते हैं। और उसके अलावा जरदारी साहब ये भी चाहते हैं कि वो जरा ज्यादा आज़ाद फिजा में रहें। उन्होंने 10-12 साल जो है वो कैद बंद देख ली है। और दूसरी बात ये कि रिकंसिलिएशन, ये तो आग और पानी का मेल था ना, इस तरह से चल रहा था। ये दो इसमें माल भी है कहीं पे, आग पानी के साथ माल भी जरा ऐड कर ले। तर्जुमा मुकम का हो गया है। नहीं सर, 3 चीजें, आग पानी और माल, इनका मुकमुका था। आग पानी का तो था, माल का भी मिलाप था सर। और ये हर तरफ था, हर तरफ था और यकसा बहाव के साथ था, एक जैसा बहाव था उसमें। और जो है वो ये नहीं है कि इधर वाले जो है वो स्यारू हैं और उधर वाले जो है वो सुरखरू हैं, बड़े शानदार। हर तरफ जो है एक जैसी सूरत हाल है और एक जैसी सूरत हाल में इन लोगों का ये ख्याल है। देखें, माजी में भी ऐसा होता रहा है और बड़ा मेरा दावा ये है कि सिर्फ जो सौतेली माँ के होते हैं वो सूली पर चढ़ते हैं और जो सौतेली माँ के होते हैं वो सरेरा गोलियों में भून दी जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। इन लोगों को किसी में से किसी को कुछ नहीं होने वाला है, ना उनको ये कुछ होगा ना इनको कुछ होगा। ये सारे के सारे
सपोर्टर हैं उस सिस्टम के, जो सिस्टम चल रहा है और जो चलता रहेगा, जो चलता रहा है, और इनमें से किसी को कुछ नहीं होगा। ये सब ऐसा, ये आई वाश होता रहेगा, आपको और मुझे खुश करते रहेंगे। आप शानदार प्रोग्राम करेंगे, आपका लेजा देखा जाएगा, आपकी रेटिंग देखी जाएगी और आपका अंदाज देखा जाएगा, और कह मारे जाएंगे कनासरा साहब क्या कह रहे हैं और नदी लगारी क्या बोल रहा है, भाई इनकी बात सुनो, ये क्या बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हमारे ऊपर हंसने के लिए हैं, बाकी इनका कुछ नहीं होता है, ये सारे ऐसे ही रहेंगे। और लेकिन रिकंसिलिएशन का मामला अब खत्म हो रहा है, इसलिए कि दोनों ने मैदान में जाना है। अब 12 अक्टूबर को ये जो है एक छोटा सा इलेक्शन हो रहा है, और उसके बाद फिर और इलेक्शन के मराहल आएंगे। जब इलेक्शन के मराहल आएंगे, ये दूर दूर होते जाएंगे और एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। जब सारा कुछ चल लिया जाएगा, फिर जाकर मिलकर बैठ जाएंगे। मैं जरा आमिर साहब से, आमिर साहब एक जो एतराज आ रहा है, और आपने ये बड़े खूबसूरत कमेंट किए नज़ीर लगारी साहब ने बेसिकली ये कहा है कि उनको करने नहीं देंगे, ये करेंगे नहीं। सब मुझे जरा नवाज शरीफ साहब पे आते हैं, ठुकई का भी जिक्र करते हैं, जिस तरह ये मार रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, जो पॉलिटिकली उनका हक है, राइट एक्शन के तहत कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन लोग कर सकते हैं, और जिस तरह बुरे तरीके से मारा गया। मुशर्रफ दौर में भी माँ सिवाय आप देखें 2-4 बड़े इवेंट हुए थे जिसमें लोगों को मारपीट की गई, अदरवाइज कंपैरेटिवली इतने बड़े पैमाने पर मारपीट नहीं की जो इन्होंने की है। अगला जो आने वाला है, जिस पे सारे सवाल पूछ रहे हैं, और आज उन्होंने खुद भी एक स्कैंडल मान लिया है नवाज शरीफ साहब का, जो इनके स्कैंडल्स हैं, पंजाब के स्कैंडल्स हैं, जहां पे उन्होंने ऑडिट नहीं होने देते, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग नहीं होने देते, ऑडिटर जनरल को वो नसैक कर देते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपकी कंप्रोमाइज हो चुकी है। तो मियां साहब आज कहते हैं एहतसाब करेंगे, किसका करेगा और कौन करेगा? मियां साहब आप अपना एहतसाब खुद करेंगे नंदीपुर में? इनके भाई साहब जो है उन्होंने डील की थी, ये शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है, वो जिसको 82-84 अरब कह रहे हैं, 22 से शुरू होकर 82 अरब पे आपका नाकाम हो गया। मैं डॉक्टर्स की वो देख रहा था, बड़ी मेरे लिए बड़ा बुरा बात है। अब ये रोज का एक ये स्पेक्टिकल बन गया है कि कभी नर्सें होती हैं बेचारी, कभी क्लर्क होते हैं, कभी टीचर होते हैं, नाबीना और बेचारे हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको इन्होंने जिस तरीके से मारा, ये रूटीन का हो गया है। बात ये है कि ये सारे जो महरूम तबके हैं या मिडिल क्लास तबके हैं, इनको मार पड़ रही है और इनका कोई सुनने वाला नहीं। इनका ये शहबाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा पाकिस्तान में चीफ मिनिस्टर का इनका टेन्योर है, रणजीत सिंह के बाद 1000 साल में किसी पंजाबी का इतना पंजाब के अंदर हुक्मरानी का टेन्योर नहीं ना जितना इनका है। नवाज शरीफ का तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रूल करने का इनका अब हो गया है। मगर कोई 30 साल में से 22 साल से ये हुकूमत में है, कोई रिफॉर्म्स नहीं है, ना डॉक्टर्स के रिफॉर्म है, ना इंजीनियर्स के रिफॉर्म है, ना किसी के रिफॉर्म्स है। होता क्या है कि ये जो ये दरमियानी तबके हैं, इनकी नहीं कोई सुनता। पावर लॉबीज उनको ये केटर करते हैं। चीनी वाला भी खुश है, बैंकों वाले प्रॉफिट बना रहे हैं कमाल का, और सीमेंट वाले बना रहे हैं, और ट्रेडर्स जो हैं उनके आगे देख लेना, उनसे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इनको कभी भी नहीं लगेगा। ये पावर लॉबीज को खुश कर रहे हैं, ये इन लोगों की बात ही नहीं करते। साहब नंदीपुर का मान ये मैं शाहीन भाई साहब से मेरा पूछना चाहूंगा, शाहीन साहब ये जो एहतसाब है ये सिंध में हो रहा है, और उधर भी मासूम शाह पकड़ा गया, केपी में, बलोचिस्तान में रईसानी साहब पे हैं, ये पंजाब में होगा या कब होगा और किसका होगा और कौन करेगा? देखिए वही बात ये है कि ये जो चार्ज लग रहा है पूरे इस ऑपरेशन पे कि ये एक सूबे के खिलाफ है। सिंध में सिर्फ पीपुल्स पार्टी और एमपीएम के खिलाफ हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद ऑपरेशन वालों के खिलाफ है कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेज पे है कि अगर ये चार्ज उन्होंने नहीं हटाया, और उसके लिए उन्हें पंजाब में करना पड़ेगा, इसके लिए उन्हें ये डिटेल्स देनी पड़ेगी। अब देखें कितने अर्सा हो गया ये ऑपरेशन हो रहा है कराची में, कितने 9/0 के बाद कितने लोग पकड़े गए। नहीं शाहीन साहब, मैं आपकी बात, मैं शाहीन साहब सॉरी आपको मैं काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे रेलिवेंट जवाब चाहता हूँ थोड़ा सा, कि आज नवाज शरीफ साहब ने जिसका इफ्तिताह इन्होंने खुद किया था नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का, 22 अरब रुपए से इन्होंने 58 अरब रुपए दिए। उसमें मुनव्वर बशीर साहब जो पेप्के को चीफ थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा, जनाब इसमें 20 अरब रुपए का कमीशन खाया जा रहा है, ये महंगा दे रहे हैं उसको चाइनीज को। चले फिर भी मान लिया, वो आपका 58 अरब से 84 अरब हो गया, 84 अरब से 100 अरब क्रॉस कर गया। आज नवाज शरीफ साहब जिसका इफ्तिताह करके आए थे खुद मानते हैं कि इसमें तो फ्रॉड हो गया। तो इस फ्रॉड में तो ये सारे शामिल है खुद। ये तो अब मजबूरी है, और ये सबकी मजबूरी है कि इनका एहतसाब करना पड़ेगा, और इसीलिए नवाज शरीफ ने खुद माना है कि भाई यहाँ हमारे यहाँ भी कोई स्कैंडल चल रहा है। क्योंकि अगर ये 2-3 स्कैंडल नहीं लगे तो फिर इनके अगर 90 दिन बाद जिन्होंने एहतसाब करना है, उठाना है, गिरफ्तारियां करनी है, 90 दिन बाद उन्होंने अपने एक बड़े मुलजिम को छोड़ के कहना कि हज करके आए, तो एहतसाब तो फिर गया हवा में सर। फिर कौन सा एहतसाब, किसका एहतसाब? अगर आपने 90 दिन बाद उनको क्लीन चिट देकर कहने के हज फरमाए आप जरा।
यही तो चैलेंज है, यही तो चैलेंज है ये रेंजर्स का और आर्मी के खिलाफ। यही उनको चैलेंज है कि ये अब हमारे 90 दिन हो गए, अब क्या एविडेंस क्या है, कितने लोगों को कोर्ट में ले गए, कितने लोगों को सजा हुई है, ये इनके लिए इनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। और ये अगर नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पे सवाल उठ जाएंगे और ये ऑपरेशन जो है ये फिर नहीं चल सकेगा। मैं लगारी साहब इनको करना पड़ेगा और नवाज शरीफ के खिलाफ भी करना पड़ेगा। मैं लगारी साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो बात दोबारा पूछ रहा हूं कि ये दहशतगर्दी के कानून के तहत लॉन्ग टर्म एहसाब कैसे होगा जब तक नैब जो है जिसके पास इख्तियार है कि वो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं करप्शन के, वो नहीं कर रहा है, FIA नहीं कर रही, तो कब तक अब दहशतगर्दी के कानून के तहत ये एहतसाब कानूनी करते रहेंगे? सर मैं अर्ज करूं, इस्लामुद्दीन शेख साहब को सजा हुई थी नेब की तरफ से और उस सजा के मुताबिक अब तक उन्हें जेल में होना चाहिए, वो कभी जेल में नहीं रहे। सेनेटर हैं। मंजूर भट्टो साहब को जेल में होना चाहिए था, मंजूर भट्टो साहब को सजा हुई थी और बड़ी सजा थी और उस सजा के तहत उनको अब तक जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो कभी भी जेल में नहीं रहे, वो आजाद घूम रहे हैं। इस तरह से बहुत से लोग जिनको सजाएं हुई हैं वो आराम से बाहर आते हैं और जो बादशाह वक्त होता है उसके हाथ पर बोसा देते हैं, उसके जानू 2 जानू हो जाते हैं और उसको 2 सजदे करते हैं और 2 रुकू करते हैं और उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और एक साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि जी हाँ मैंने 5-6 लाख डॉलर की कुछ की थी इसलिए कि मैंने प्रदेश में कुछ दिन गुजारने थे। वो पूरी मीडिया पर ये बात आई और सारे मीडिया ने देखा। जब वो वापस आए तो फिर वो वजीर बन गए, फिर बाद पानी बिजली के वजीर बन गए, फिर पता नहीं क्या क्या दाखिला के वजीर बन गए। लगारी साहब मेरा ख्याल है आप उनके आफ्ताब शेरपाव की बात कर रहे हैं, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं, जो हिंट आप दे रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक और इसी से रिलेटेड सवाल है, आप तो चलो माजी के जो हमारे ग्लैडिएटर थे जिन्होंने लूट मार की बैठ गए, फिर वापस आए और जना मुशर्रफ के नायब की लॉन्ड्री में से निकले वजीर बन गए। आजकल का देख लें, सलीम मांडवी वाला जो है वजीर खजाना थे, 100 मिलियन का उन्होंने लोन राइट ऑफ करवाया, वो आपकी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के जिसका काम है कि लोन्स को देके राइट ऑफ देके, वो उसका चेयरमैन है। कल उन्होंने मीटिंग फरमाई है, नेशनल बैंक को कहा है कि आप घोष पेंशनर्स हैं, आपके पास आप बहुत बड़ा जुर्म फरमा रहे हैं, डिटेल दें। खुद 100 मिलियन का लोन राइट ऑफ करवाया हुआ है। ये आपकी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना शुरू हो गई है कि जो लोग खुद लोन राइट ऑफ करवाते हैं टॉप पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, जिनका काम है कि वो बैठ के अकाउंटेबिलिटी करें, क्वेश्चंस करें, उन पे खुद क्वेश्चंस उठ रहे हैं, वो खुद मुलविस हैं। तो एहसाब तो आपका फिर खत्म हो चुका है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी है अपने मास्टर वो खुद बने हुए हैं, उनके खिलाफ किसने कार्रवाई करनी है? ये हमाम है और हमाम में सारे के सारे एक ही हालत में हैं, सबके सब एक हालत में हैं। और शौक होता है हमारे सूरमाओं को, हमारे बहादुरों को, जरी जवानों को शौक होता है एहतसाब करने का और एहतसाब के नाम पर वो तशरीफ लाते हैं। और इस जितने भी आए हैं, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, आगा जनरल मोहम्मद यासीन खान, जनरल मोहम्मद जियाउल्लाह खान, जनरल परवेज मुशर्रफ खान, सारे के सारे एहतसाब के नाम पर आए और सबने जो है करप्शन को फरोग दिया, पाकिस्तान में करप्शन को बामे उरूज तक पहुंचाया है। एक मैं शाहीन साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, लगारी साहब अगर मुझे इजाजत है। शाहीन साहब, आज नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि नंदीपुर का ऑडिट होना चाहिए, जब यहाँ ऑडिटर जनाब पाकिस्तान ने 500 बिलियन रुपीस का ऑडिट करना जिसकी पेमेंट की गई थी बगैर प्री ऑडिट कराए इन्होंने कराई थी अपनी कंपनीज को, उसका इन्होंने ऑडिट नहीं होने दिया, मेट्रो का ऑडिट नहीं होने दिया, जो ऑडिट हो चुके हैं वो रिपोर्टें सामने नहीं आ रही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब में, तो ये ऑडिट कौन करेगा, कैसे करेगा? इनका तो हैंड पिक्ड है। राना असद अमीन साहब जो हैं वो तो सरकारी मुलाजिम थे, वहां पे इनके अंदर वो काम कर रहे थे, इसाक डार साहब के उस पर एक्सटेंशन पे थे। तो ये तो सारे का सारा मिला जुला काम है कि नंदीपुर का तो वो करवा रहे हैं ऑडिट, बाकी का क्या करवाएंगे? वो तो नहीं कराने देते ऑडिट। नहीं, मैं फिर बात वही फिर दोबारा मैं करूंगा कि ये ऑडिट वो करेंगे जिनके पीछे आपके फौजी जर्नल साहब खड़े होंगे और उनको वो पक्की देने के लिए आप करेंगे ऑडिट, सही वाला ऑडिट करें, तब ऑडिट होगा। वरना इनसे ये मिली भगत जैसा आप कह रहे नहीं, सब मिले हुए हैं, ये तो एक दूसरे को ऑडिट नहीं कर सकते। ये कोई अगर पीछे खड़ा होगा तो ये ऑडिट होगा और अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो ये सारा ऑपरेशन जो है ये फिजल आउट हो जाएगा, इसी तरह चलेगा। ये मतलब बॉटम लाइन इसी है। आप सर हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। आमिर साहब, आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो फैसला आ ही गया, अगरचे जो वो प्रोसीडिंग हो रही थी लग रहा था शायद कि बहुत बड़ा फैसला आएगा,
लेकिन मेरा ख्याल है बचत होगी बड़ी हद तक। और मेरा एक बड़ा खूबसूरत दोस्त है, उनका मुझे आज मैसेज है, उन्होंने कहा हुजूर हमने भी DHA बहावलपुर में कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने तो रात में दला ही दिया था कि कहीं पे वो ना हो, पत्ता ही ना कट जाए हमारी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पत्ता कटा है। और लास्टली ये भी मेरा ख्याल है बम शेल है DHA के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऑडिट का हुक्म दे दिया कि इनका ऑडिट करें। इसमें से भी मेरा ख्याल है लाहौर की हद तक अगर उसका ऑडिट होता है तो बहुत सारी यहाँ पे उसके हैं कि, लेकिन DHA बच गए हैं। सो मेरे जो दोस्तों को थोड़ी सी फिक्र पड़ गई थी कि इन्वेस्टमेंट कहीं आगे पीछे नहीं हो जाए, वो अपनी तसल्ली रखें कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही। जी को आप बात करें क्योंकि राना अशरफ साहब से ले लेते हैं। थोड़ा बता दूं, राना अशरफ जो है हमारे साथ टीम का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये बकायदा मैं भी जाता हूं और ये राना साहब भी जाते हैं, आमना यासीन है हमारी इंटर्नी है, वो भी जाती हैं और जाकर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को हम आजकल बड़ा करीब से देख रहे हैं। राना साहब आज आप सुप्रीम कोर्ट में थे एक दफा, फिर जरा बताएंगे कि ये फैसला जो है ऑडिट करने का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान में पेश हुए और इतना बेबस ये मैंने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर फरमा रहे हैं कि जनाब मैं बड़ा बेबस हूं, मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं है और मेरी तो कोई ना बात सुनते हैं ना मैं ऑडिट कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जरा हमें बताएं कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया इस पे, कि इनकी बेबसी का क्या हल निकाला और उन्होंने DHA पे क्या उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन या फैसला दिया। जी जी क्लासा साहब, आज ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान DHA के केस के हवाले के सिलसिले में राना असद अमीन साहब जो हैं, जी राना असद अमीन सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुए जी। तो उन्होंने मौजूद अदालत को बताया कि DHA से ऑडिट करवाने के सिलसिले में काफी मरतबा उन्होंने कांटेक्ट किया और कुछ लेटर भी लिखे, लेकिन बदकिस्मती से DHA ऑडिट करवाने पर राजी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस जनाब जवाद एस ख्वाजा साहब ने DHA के वकील को बुलाया और उन्हें पूछा कि वो ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे। तो DHA के वकील ने मौजूद अदालत को बताया कि DHA चूंकि एक निजी इदारा है, हुकूमत की तरफ से इसे कोई ग्रांट और बजट नहीं मिलता, लिहाजा ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट करवाने का पाबंद नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर सर्विंग आर्मी ऑफिसर काम कर रहे हैं तो ये अदारा किस तरह प्राइवेट है। और उन्होंने मजीद अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर कोई पाक साफ है तो उसे ऑडिट का डर नहीं होना चाहिए। इस दौरान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा अदालत को बताया कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के तमाम वफाकी और सूबाई अदारे जो हैं वो सारे ऑडिट करने के पाबंद हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और जिसमें DHA भी शामिल है। इस दौरान जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। और इसके बाद अदालत ने दलाइल सुनने के बाद DHA के मौक़िफ़ को गलत करार दिया और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि वो DHA का फौरी तौर पर ऑडिट करें और DHA की इंतजामिया को हदायत की कि वो तमाम मतलब ऑडिट के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया जाए। और इसमें एक और बात थी कि DHA के साथ कुछ और अदारे थे जिनकी कल लिस्ट हमने दिखाई भी थी, वो भी ऑडिट करवाने से इनकार कर रहे थे। उसके बारे में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई थोड़ा सा कोई उनमें कोई ताकत कोई उसके एनर्जी ड्रिंक नहीं पिलाया उनको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान साहब को कि जरा हिम्मत करें, रेड बुल पिलाएं, जरा हिम्मत करें, आप यहाँ ऑडिट करने के लिए आए हुए हैं, या क्योंकि उनको पोस्टिंग जो दी गई है वो इसाक डार साहब ने दी। और सबसे बड़ा जो स्कैंडल है जो छुप के रह गया है कि डार साहब तशरीफ ले गए थे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के दफ्तर, वहां ब्रीफिंग ली है, एक ऐनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, वहां पे कैसे वजीर जाके उनसे ब्रीफिंग ले सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या और क्या नहीं कर रहे। ये तो एक उनका ऐनी इदारा है। ये तो आते ही राना असद अमीन साहब जो हैं ये तो कॉम्प्रोमाइज्ड उसमें ऑडिट में चले गए और जो बयान आप बता रहे हैं उसके बाद तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना हमारा ठंड प्रोग्राम वाला हिसाब है, पंजाबी में कहते हैं, इनसे तो कोई तवक्को न रखी जाए कोई अच्छा काम करके आएंगे, इनसे तो ऑडिट ही नहीं हो रहा उन महकमों का, इनकी सुनते ही कोई नहीं है। जी बिल्कुल, ये कल राना असद अमीन साहब ने अदालत को बताया था कि जी मेरे पास FI और नैब की पावर्स नहीं है तो मैं किस तरह इनका ऑडिट कर सकता हूँ। कल को कहेंगे मुझे पुलिस भी दें, मुझे साथ में पुलिस भी रखूं, मैं छापे भी मारूं, बंदे गिरफ्तार करूं, तो पहले कौन सी पावर्स होती थी नैब की FI की? पहले भी तो ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान था, बंदे जो बैठते थे दफ्तर में कुर्सी पे वो अपने ऑफिस को प्रोटेक्ट करते थे, बड़ा बनाते थे। ये राना असद अमीन साहब को कौन बताएगा ये बात कि हजूर पुलिस नैब से बंदा ताकतवर नहीं होता, अपने इख्तियारात लेने पड़ते, इस्तेमाल करने पड़ते। तमाम सेक्रेटरीज की तनख्वाहें बंद कर रहे हैं जो आप ऑडिट नहीं कराते, और ये करवा सकते हैं, ये करवा, इनका ताकत है AGPR के पास। जी बिल्कुल जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक आईनी पोस्ट है और उनके पास साहब लास्टली मुझे बताएं, आमिर साहब भी बड़े ये बेचैन होकर कुछ सवाल पूछना चाह रहे लेकिन टाइम थोड़ा, लास्टली मुझे बताएं, आज जाते जाते चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने जो अली जफर है, SM जफर के साहबजादे हैं, उनका लाइसेंस 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। कुछ जल्दी से हमें बताएंगे कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है? बार और बेंच के तल्लुकात बड़े बुरे तरीके से खराब हो गए इस वजह से, और जस्टिस ख्वाजा साहब को वो तकरीबों में वो बुला भी नहीं रहे, इनकी तकरीब में न शरीक भी नहीं हो रहे, जो अलविदाई तकरीबें हो रही हैं।
जी बिल्कुल, आज अली जफर के बारे में उन्होंने अपना ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इनका लाइसेंस 1 साल के लिए मंसूख किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। उसकी वजह ये बनी थी कि अली जफर एक बैरिया टाउन के केस में उनके वकील थे और उन्होंने पुराने जो साबिक चीफ जस्टिस नासिर मुल्क उनको एक ईमेल लिखी थी बैरून मुल्क से कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर उन्हें एतमाद नहीं है, लिहाजा खान साहब इस पे हम बात करते रहेंगे, आप इसी तरीके से बड़ी अच्छी उसकी कवरेज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की करते रहें। आमिर साहब मैं आपसे पूछना चाहता सवाल ये है कि अब ये टाइम खत्म हो गया है, आप अगर लास्ट में कह दूं कि डीएचए का हम क्लैरिफाई करते हैं कि हम डीएचए के खिलाफ बड़ी अच्छी चीजें, हम सिर्फ कह रहे हैं उसको रिफॉर्म कर लें और ये सर्विंग जर्नलों को बेचारों को वहां से निकाल लें। मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करें, आज के लिए मुझे और आमिर मतीन साहब को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।